हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश। आज बात करने वाले हैं स्पॉट द एरर के 10 बेहद जरूरी क्वेश्चंस की। देखिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं बार बार आपसे कहता आया हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आने ही चाहिए। राइट फ्रॉम द बेसिक्स, एंड द बेसिक्स कुड बी एज बेसिक एज आप 8वीं या 9वीं कक्षा का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप 11th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर सीयूईटी एसएससी और यूपीएससी तक आप कुछ भी आपके जहन में चल रहा है तो उन सारे ही केसेस में स्पॉट द एरर तो बहुत जरूरी है। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन, आई एम श्योर हेलेना वुड पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। ये आई एम श्योर आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि इसमें एरर क्या है, और अगर नहीं आया है तो फटाफट से नोट कर लीजिए कि जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब दिख जाए, वो हो सकता है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एंड मस्ट। ये जब भी आपको ये मॉडल वर्ब्स दिख जाएं तो इनके साथ आप हमेशा याद रखिए कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट प्लूरल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर पासिस के बजाय अगर ये पास होता तो फिर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होता। और ये, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये आपके एसएससी के पेपर में आ रखा है। तो इतना जरूरी है आपको ये समझना कि अगर आपने कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर लिया है तो फिर उसके साथ आप वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही हमेशा इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ कंफ्यूज होकर ये मत सोचिएगा कि आपने वर्ब में एस ई एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया। कई बार होता है ऐसा, लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्ब और नाउन इस चीज में कम से कम उल्टा चलते हैं। नाउन में जब आप एस और एस को ऐड करते हैं, मोस्ट ऑफ द नाउन्स, ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, तो आपका वो नाउन प्लूरलाइज हो जाता है। लेकिन जब आप किसी वर्ब में एस या फिर ईएस ऐड करते हैं तो वो फिर सिंगुलर हो जाता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है पार्ट बी में। अगर आपने भी पार्ट बी को ही मार्क किया था तो आपको मिलता है फुल मार्क्स। आइए देखते हैं अगला सवाल। सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ बात हो रही है किसी राहुल की। राहुल टोल्ड टू सुनैना दैट ही वुड नॉट बाय द न्यू कार। राहुल ने सुनैना से कहा कि वो नई गाड़ी नहीं खरीदेगा खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या एरर लगता है आपको? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से एरर? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गेस कर लिया होगा, आइडेंटिफाई कर लिया होगा। रादर गेस वर्क तो नहीं चलता एग्जाम में, लेकिन आइडेंटिफाई जरूर कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि या तो आप सेड टू कहते हैं, या फिर आप इस पूरे को रिप्लेस करते हैं जब भी आप नरेशन की के जो बेसिक एग्जाम में जाते हैं, सॉरी बेसिक पैटर्न जब समझते हैं, तो वहीं पर आपको बताया जाता है कि या तो आप सेड टू कहिए या फिर टोल्ड कहिए। और रिपोर्टेड स्पीच, जब भी आप डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, तो वहां पर ये टोल्ड हो जाता है, और वहां पर आपको टोल्ड के साथ टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो एरर तो यहाँ पर पार्ट ए में है, ये तो समझ आ गया। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी जहन में रखना है कि जब कभी भी आपको ये वर्ड्स जैसे कि आस्क, क्वेश्चन, और यहाँ मैं क्वेश्चन एज अ नाउन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन एज अ वर्ब। मान लीजिए आई वॉज क्वेश्चन फॉर कमिंग लेट। तो आई वॉज क्वेश्चन, यहाँ मैं एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया मैंने आपको। तो जब मैं आई वॉज क्वेश्चन कह रहा हूं तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ कोई एडिशनल आपको प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर लेट्स से रेप्रिमांड। ये जब आप रेप्रिमांड की बात करते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कोई एक सीनियर ऑफिशियल, कोई एक हाई अथॉरिटी वाला इंसान आपसे आपके एक्शंस के लिए जवाब मांगता है, तो उस के लिए जो वर्ब आता है वो है रेप्रिमांड। और इन सब के साथ आप कभी भी कोई एडिशनल प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द कमिटी पिक्ड हर फॉर द स्कॉलरशिप एंड ऑफ हर अचीवमेंट्स। कमिटी ने, जो समिति बनाई गई थी, उसने चुनाव किया। किसका चुनाव किया? उसका चुनाव किया। कोई लड़की है, हर का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो एक कमिटी ने चुनाव किया एक लड़की का फॉर द स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के लिए। स्कॉलरशिप की हिंदी छात्रवृत्ति होती है। एंड ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसकी जो सफलताएं थी, जो उसने अचीवमेंट्स हासिल किए थे, मुकाम जो हासिल किया था उस चीज के लिए। अब देखिए यहाँ पर आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव आइडेंटिफाइड कि जो ये एरर है पार्ट सी में है, विच इज एंड ऑफ हर अचीवमेंट्स।
जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस आए तो एंड के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। अगर मैं इसको करेक्ट करके लिखना चाहूँ, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग, आपको सेंटेंस करेक्शन के लिए मिलता है, आपको पहले एक सेंटेंस दे दिया जाता है और फिर आपको बोला जाता है कि इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है कि एरर क्या है, बल्कि उसका एक करेक्टेड वर्जन भी लिखिए, और वो भी मिनिमल चेंजेस के साथ। आपको कम से कम बदलाव करने हैं। तो यहाँ पर क्या क्या तरीका हो सकता है इसको लिखने का? देखिए, आप अगर चाहें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एंड ऑफ को हटा दीजिए और इस पूरे को लिख दीजिए फॉर हर अचीवमेंट्स। जो स्कॉलरशिप मिला उसको उसके अचीवमेंट्स के लिए मिला। ये बहुत सारे लोग सोचेंगे, लेकिन ये लिटरल ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश का। इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वो जो स्कॉलरशिप दी गई, वो उसको ऐसे दी गई कि आपको जो अचीवमेंट्स मिले आप उसको दे देना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार। गलत है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बाइंग अ न्यू कार। तो आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको बधाई देता हूँ नई गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर नई गाड़ी खरीदने पर। यहाँ पर जब आप कहते हैं फॉर हर अचीवमेंट्स, तो ये सेंस अप्रोप्रिएट नहीं होता है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्योंकि हमें मिनिमल चेंजेस करने हैं, तो एंड ऑफ आप दो दो वर्ड्स को हटाकर, तो वैसे भी आप मिस्टेक आपने आइडेंटिफाई कर ली है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको करेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एंड ऑफ को हटाइए और बिकॉज ऑफ कर दीजिए। बहुत ही आसान है। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम के टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर रहता है हमारे जहन पे कि हम भूल जाते हैं कि कुछ इतना बेसिक भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्लीज नोट कर लीजिए इस बात को, कि जब कभी भी आपको मिनिमल चेंजेस के साथ एरर्स को मॉडिफाई करना होता है, करेक्ट करना होता है, तो वहां पर आप अननेसेसरी चेंजेस लेकर मत आ जाइएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स। ओके, the brain is composed of many different regions interacting with every other. जो दिमाग है उसमें बहुत सारे अलग अलग हिस्से होते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि हर किसी से, जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं या फिर बातचीत करते हैं। कुछ ऐसा सा सेंस है सेंटेंस का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा अच्छा, कंपोज्ड ऑफ, ये पार्ट में एरर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी भी आप किसी चीज की संरचना की बात करते हैं कि वो कैसे बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है वो, तो उस केस में आप कंपोज्ड ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एंड करेक्ट। बाकी आइए अगले पार्ट में देखते हैं। मेनी डिफरेंट रीजन्स, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं। यहाँ पर रीजन का मतलब लिटरली मत लीजिएगा, यहाँ क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जो एरियाज हैं। जैसे अगर आप ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्री क्या क्या प्री फ्रंटल कोर्टेक्स और पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, और पूरे ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा काम कहाँ पर होता है वो पहले से डिफाइंड है। हमारी बॉडी की संरचना कुछ ऐसी है। एवरी अदर, इंटरैक्टिंग विद एवरी अदर, जब कभी भी आप एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की बात करते हैं, जब आप आपस में बात करने की बात करते हैं, तो वहां पर आप एवरी अदर नहीं, ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो पार्ट सी में है। अगर यहाँ पर ये ईच अदर होता, तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी को पिक करते, जो कि है नो एरर। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। एवरी अदर, ईच अदर, ये दोनों समानार्थी हैं, दोनों का मतलब सेम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको इंटरचेंजेबली कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का नेचर काफी अलग है। आइए देखते हैं पांचवा सवाल क्या कहता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल, ही वाज बीइंग हिंड्रेंस। वो हेल्पफुल होने के बजाय, वो सहायक होने के बजाय, वो एक रुकावट पैदा करने वाला बन गया था। वॉज है तो और बीइंग है, तो यहाँ पर ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस, वो रुकावट पैदा करने वाला बन रहा था। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि किसी को भी जब आप मान लीजिए हेल्प के लिए बुलाते हैं, और वो हेल्प करने के बजाय आपसे बहस करने में लग जाता है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, वैसे नहीं वैसे होनी चाहिए, तो उस चीज की बात हो रही है कि वो हेल्प क्या खाक करेगा, वो तो उल्टा मेरे काम में और अड़ंगा डालने लग गया और रुकावट पैदा करने लग गया। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम है वो हिंड्रेंस के साथ है। देखिए,
जब कभी भी यहाँ पर हिंड्रेंस को एज एन एडजेक्टिव नहीं एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है। इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल, यहाँ पर हेल्पफुल हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बल्कि जबकि यहाँ पर हिंड्रेंस हमारा एक नाउन का काम कर रहा है। रुकावट पैदा करने वाला एक इंसान की, बेशक ये सुन के ऐसा लगेगा कि एक क्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है और इस वजह से यहाँ पर आपको अ का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो जो प्रॉब्लम है वो है ही वॉज बीइंग अ हिंड्रेंस। समझ आ गया? तो आपको ध्यान से देखना है, कभी भी ब्लैंकेटेड अप्रोच फॉलो मत कीजिएगा, कभी भी एकदम से मत सोच लीजिएगा कि एक वर्ड है, मैंने याद किया है कि वो वर्ब है तो वो वर्ब ही रहेगा, तो मैंने याद किया है कि वो नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा, अलग अलग सिचुएशंस में। और यही वजह है कि आपके टीचर्स, मुझे याद है मेरी टीचर तो काफी बोलती थी कि आप कभी भी किसी भी मीनिंग को एकदम से डराइव मत करो बेस्ड ऑन द मीनिंग दैट यू हैव लर्न। हमेशा कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि उस सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है, आप उस पे फोकस कीजिए। और जब आप उस पे फोकस करेंगे तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। आइए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 year। जो मत्स्य विभाग है या फिर मछली पालन विभाग है, वो बहुत अच्छी तरीके से सिग्निफिकेंटली, मतलब काफी बड़े पैमाने पर ग्रो हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ है वो कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। और कब हुआ है ये? पिछले 1 साल में। तो वो सरकार की नीतियों की वजह से हो सकता है, वो या फिर लोगों का इस तरफ जो इंटरेस्ट आया है या फिर नई टेक्नोलॉजी जो आई है, तो उन सब की वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ है? द फिशरीज सेक्टर। देखिए, ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिकली एक खास सेक्टर की बात की जा रही है, तो उसके आगे द लगा दिया गया, तो यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली, बहुत अच्छे पैमाने पर बढ़ा है इन द लास्ट 1 year। यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है पार्ट बी में, क्योंकि जब आप एक किसी सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हैव के बजाय आपको हैज का इस्तेमाल करना चाहिए था। आप किसी एक मछली पालक या फिर बहुत सारे मछली पालकों को एड्रेस करते हुए नहीं कह रहे, आप उस पूरे सेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं द आईटी सेक्टर, तो आप पूरे ही आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो होते हैं, आप उस पूरे ही सेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं। और ऐसे में आपको जो जब कभी भी उसके साथ आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हमेशा वो सिंगुलर होगा। जैसे अगर आप बोलेंगे कि जनरेटिव एआई हैज डिसरप्टेड द ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर, नहीं, यहाँ तो जनरेटिव एआई हमारा वर्ब सॉरी सब्जेक्ट हो गया। लेकिन द आईटी सेक्टर हैज बीन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ जेन एआई और जनरेटिव एआई। तो आप जब कभी भी किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, वो हमेशा सिंगुलर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 3-4 कंपनीज का नाम होता है यहाँ पर, या फिर 3-4 फिशरीज का नाम होता है यहाँ पर, और वेरी स्पेसिफिकली वो एंड के साथ जुड़े हुए होते, तो वो एक अलग कहानी होती, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आई एम श्योर आप सबको याद भी है। आइए देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर्स। देखिए, जब कभी भी, और ये वाला ना हमारे जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उनका ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ये उनके लिए काफी कॉमन है। और क्योंकि इसमें अक्सर लोग मिस्टेक करते ही करते हैं, यहाँ अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग निकालूं तो समझ में ये आता है कि मेरे घर में ज्यादा स्पेस है, या फिर मेरा घर ज्यादा खुला ढुला है, जैसा बोलते हैं आम भाषा में लोग, मेरी सिस्टर से, या फिर जो मेरी सिस्टर का घर है उससे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लास्ट पार्ट है, वहां आप सिर्फ सिस्टर्स बोल के, सिस्टर का क्या, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर्स व्हाट, दैट क्लैरिटी इज मिसिंग। तो या तो आप इसको इसको दो तरीके से आप कह सकते हैं। जब आप बोलेंगे माई माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर्स हाउस, तो एक तरीका तो ये हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है क्योंकि हाउस का इस्तेमाल 2 बार हो गया है, लेकिन ये ग्रामेटिकली इसको कोई इनकरेक्ट नहीं कह सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे केसेस में अगर आपने क्लियर कट कंपैरिजन एस्टैब्लिश करके दे दिया और 2 बार एक ही नाउन का इस्तेमाल किया है, तो वो आपके सेंटेंस को गलत नहीं बनाता है।
तो एक तरीका तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ये तरीका नहीं फॉलो करना चाहते हैं और जो तरीका आपको सारे ही बुक्स में देखने को मिलेगा, अगर आप वो तरीका फॉलो करते हैं, तो देन दैट ऑफ माई सिस्टर्स। कहने का मतलब ये है कि माई हाउस इज मोर स्पेशियस, मेरा घर ज्यादा बड़ा है, देन दैट ऑफ। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर? जो दैट है वो रिलेट कर रहा है घर से। द वर्ड हाउस इज क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजंक्शन दैट हियर। आई एम नॉट सॉरी आई एम नॉट सेइंग कंजंक्शन यहाँ पर। ये रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, दैट को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। सो जब आप दैन दैट ऑफ माई सिस्टर्स कहते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो घर मेरी सिस्टर का है उससे ज्यादा बड़ा है। और देखिए, आप अगर मिनिमल चेंजेस के साथ अपने सेंटेंस को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो बॉस ये चीज गांठ बांध दीजिए कि आपको मिनिमम वर्ड्स ही ऐड करने होंगे। देन दैट ऑफ वर्सेस देन माई सॉरी दैट ऑफ या फिर माई सिस्टर्स हाउस। इन दोनों में दैट ऑफ के बदले जब आप सिस्टर्स हाउस का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड काउंट आपका कम इंक्रीज होगा, और इस वजह से वो एक बेहतर ऑल्टरनेटिव के तौर पे आप देख सकते हैं उसको। तो वो भी एक तरीका है और ये ज्यादा कॉमन है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, कई बार ये कहेंगे कुछ ऐसा बना देंगे सेंटेंस को, माई हाउसेज आर मोर स्पेशियस देन दैट ऑफ माई सिस्टर्स। अब यहाँ इंसान अपने एक घर की बात नहीं कर रहा है, वो अपने बहुत सारे घरों की बात कर रहा है। माई हाउसेज आर बिगर, माई हाउसेज आर मोर स्पेशियस। तो और वो सारे के सारे जो हैं मेरी जो बहन के घर हैं उनसे ज्यादा हैं, ज्यादा स्पेशियस हैं। तो इसके इसको कहने के दो तरीके हो सकते हैं। तो या तो ये कि मेरे जितने भी घर हैं वो मेरी सिस्टर के एक घर से ज्यादा बड़े हैं, या फिर मेरे जितने भी घर हैं वो मेरी सिस्टर के जितने भी घर हैं उन सबसे बड़े हैं। तो आपको उस सेंस को समझना है, और कभी भी आपको ऐसा कंफ्यूजिंग सेंटेंस आएगा नहीं वैसे, लेकिन आपको वहां पर उस सेंस को समझना है। इस केस में आप दोज का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाएगा, जब आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे घर ज्यादा खुले हैं, ज्यादा बड़े हैं मेरी बहन की के घरों की तुलना में। तो यहाँ पर हाउसेज था तो इस वजह से डैड के बदले आपने दोस्त का इस्तेमाल किया। आइए चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पैरन सॉरी पार्डन। पार्डन मतलब माफी, माफ करना, या फिर माफी मिलना किसी चीज के लिए। तो देखिए, इसमें आपको पहली नजर में कोई एरर नहीं मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल चौड़े में लिख के दे सकता हूं, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। और क्योंकि जब आप हिंदी एज अ लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी में ये वैसे इसका पहले हिंदी मीनिंग देखते हैं। दिस इज टू ग्रेव सिन, ये बेहद या फिर बहुत बड़ा पाप है जिसके लिए कि किसी को माफी मिल पाए। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य या फिर मीनिंग ये है, दिस इज टू ग्रेव, ये बेहद अ, या फिर मतलब हद से ज्यादा बुरा। जब कभी आप कहते हैं तो उसके लिए आप ग्रेव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये लिटरल जो दूसरा वाला ग्रेव होता है उससे इसको कंपेयर मत कीजिएगा। यहाँ पर जो सिन है, हिंदी में सिन या फिर पाप का जो मीनिंग पाप को जो यूज करते हैं आप, वो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी का भी पाप गिना नहीं जा सकता, और लिटरली आप किसी के एपिसोड्स काउंट कर सकते हैं। किसी ने कोई ऐसा काम किया तो आप उन कामों को गिन सकते हैं, लेकिन पाप एज अ वर्ड हिंदी में एक बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। और इसी वजह से उसको यूजुअली आप देखेंगे कि मतलब गिनती के साथ अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अ, ऐसा नहीं है कि आप उसको गिन नहीं सकते। कुछ एक केसेस में आप देखेंगे कि लोग लिटरली काउंट कर सकते हैं। वो एक उसने एक पाप किया है, लेकिन कभी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि उसने 5 पाप किए हैं। उसने बहुत सारे पाप किए हैं। तो वो कहने का मतलब था मेरा। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में जब कभी भी ऐसा होता है तो सिन एज अ नाउन रिक्वायर्स एन आर्टिकल। बेहद आसान है। दिस इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन, ये बहुत बड़ा पाप है
माफी मिलने के काबिल बिल्कुल नहीं है। तो ये कहने की कोशिश की जा रही है। अ, हमेशा आपको सेंटेंस में फोकस रखना है आइडेंटिफाई करने पे कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है और वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आपने वो कर लिया तो वो काफी हद तक आपकी क्लैरिटी उससे भी बन जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। जो ये अनसीजनल रेन था, जो बिन मौसम बरसात हुई, कॉज्ड, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने उसकी वजह से मतलब कॉज करना किसी भी चीज को अ, का रीजन क्रिएट करना। अ लॉट ऑफ डैमेज, बहुत सारा डैमेज हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ टू द क्रॉप्स, जो फसल लगे हुए थे उनको। तो अनसीजनल रेन, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको एरर क्या होना चाहिए? सोचिए जरा, दिमाग पर जोर डालिए। द अनसीजनल रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। सोच लिया? क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई एरर है ही नहीं। द अनसीजनल रेन, कोई, और यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक एक इंस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर बेमौसम बरसात जो हुई है वो एक खास इंस्टेंस जो हुआ उसकी बात हो रही है। कॉज्ड ने कॉज किया अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। बहुत बहुत सिंपल तरीके से इसको फ्रेम किया गया है। और ऐसे सेंटेंसेस आपको हमेशा, मान लीजिए 10 सेंटेंस आपको आए आइडेंटिफाई द एरर वाले, उसमें से एक ऐसा प्लग कर देंगे जो कि आपका आधा घंटा खराब कर देगा, क्योंकि आप बार बार वही जाके सोचोगे कि यार कोई ना कोई एरर तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपने सोच लिया एक बार में कि ये एरर नहीं है तो नहीं है, एंड यू जस्ट मूव ऑन। आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन। माय नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 मंथ ओल्ड। ये बेहद आसान है, आई एम श्योर आप सब लोगों को समझ भी आ गया होगा। माय नेबर्स, मेरे जो पड़ोसी हैं उनका जो ग्रैंडसन है, नाती या पोता कोई भी हो सकता है, दोनों के लिए ही ग्रैंडसन वर्ड का इस्तेमाल होता है। इज ओनली, सिर्फ 5 महीने का है, 5 मंथ ओल्ड। तो यहाँ पर जो एरर है, आई एम श्योर सब लोगों ने बहुत आसानी से ढूंढ लिया होगा। 5 मंथ नहीं, यहाँ 5 मंथ्स होना चाहिए था, क्योंकि 5 महीनों की बात हो रही है, 1-2 महीने की बात नहीं है। 1 महीने की बात नहीं है, तो ये प्लुरलाइज करना जरूरी है। तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल। अगर आपको ये समझ आया, पसंद आया, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।